जो 35 जुलाई को काफी फायदा हुआ और काफी कुछ समझ में भी आया। चैट जीपीटी का भी लास्ट जो सेशन था वो भी अच्छा रहा। मतलब मैं मेंडले का मेरा ऑफिस मुझे कल देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कम। अगर पार्टिसिपेंट्स चाहेंगे तो मेंडले का एक सेशन और करवा देते हैं। हाँ, पुनिया मैं मैम से मैम एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी। पूनिया मैम का एक और सेशन करवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही है मेंडले के लिए, और तो उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे सर। ओके मैम। हाँ। तुषार जी, हाउ आर यू सर? वेरी गुड। वो एक सर का सेशन अपने को संडे शिफ्ट करना है, उसका शेड्यूल पता चल जाता तो थोड़ा अच्छा रहता, मतलब प्लानिंग के लिए। कौन से सर का सर? नीरज कौशिक सर का अपना बात हुआ था ना, हाँ एक वो सेशन संडे को होने जैसे ही मुझे सर शेफाली मैम से मैं बात कर लूंगी, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो संडे को शिफ्ट कर देंगे सर। वाला। तो हाँ, वो आप, बात हुआ था उस दिन ना, हाँ हाँ इनिशियली बोला सर, वही जो भी सैटरडे का या कुछ जिस भी पार्टिसिपेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड आई शैल टॉक टू शेफाली मैम अबाउट दिस, एंड वी विल डेफिनेटली विल अरेंज द लेक्चर्स फॉर दैट पर्सन। दिव्या ग्रेट जी, सोर्स। हाउ आर यू दिव्या जी? गुड मॉर्निंग विनीता जी। Your voice is not audible to me, गुड ma'am. मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. How are you, ma'am? बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैम। कहाँ से जी हैं मैम। मैम आप? मैम मैं उत्तराखंड, उत्तरकाशी उत्तराखंड, गंगोत्री धाम ओके जहाँ है। मैम। जी मैम। जी जी मैम। जी तो तुषार जी और विनीता मैम, क्या कल के लिए आप लोगों को चेयरमैन बना दिया जाए फॉर द यस मॉर्निंग मैम। है? ओके ओके। मैम, मुझे कल पोस्टपोन कर देना प्लीज। आपको एक्चुअली मुझे क्या? थोड़ी कुछ काम है कॉलेज में, तो तो ठीक है मैम, इंटरनल आपका। एग्जाम चल रहे मैम हमारे कल। ओके मैम, इट्स ओके मैम। कल और परसों इंटरनल एग्जाम है मैम ओके पीजी के ना। मैम। जी, 2 दिन। जी मैम। तो तुषार जी, जी आप कल के लिए चेयरमैन रहेंगे फॉर द यस। मॉर्निंग सेशन। ओके। इंट्रोडक्शन करना है ना, एंड वोट ऑफ जी थैंक्स। हाँ जी, हाँ जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम डिफरेंट पर्सन की मैंने कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट किए हैं कि हमारे पास लगभग मेजोरिटी की जो है पार्टिसिपेंट की भागीदारी हो बराबर। जाए हर चीज में, जैसे 2 वोट ऑफ बट थैंक्स हो ऑब्वियस, जाते बहुत हैं, अच्छा। 2 जी मैम। रिपोर्ट जी राइटिंग हो जाते हैं, 2 चेयरमैन हो जाते हैं, तो सबको ये लगे कि हाँ हमारा नंबर आया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ कुछ काम करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, यस। एक्सपीरियंस अच्छा आता है सर। तो यस मैम, यस मैम। इसलिए तो मैंने ये कोशिश ये डिटेल किया आप है। भेज देंगे ना, जी रिसोर्स बिल्कुल। पर्सन का। यस यस हाँ। सर, बिल्कुल सर, आप सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो श्योर। शायद आपसे तो पहले मेरी व्हाट्सएप के थ्रू बात भी हुई है सर। यस यस यस। जी सर जी। मैं डाल दूंगा। हाँ जी, और निशांत जी दिखाई दे रहे हैं। निशांत जी, हाउ आर यू? निशांत कश्यप जी, हाउ आर यू? Hello, ma'am. Good morning. I am fine. How are you? आई एम फाइन टू सर। Yes. सर, यू आर फ्रॉम विच स्टेट सर? I am from Guwahati. I work as librarian in Bikali College, affiliated to Guwahati University. नाइस टू मीट यू सर। Nice to meet you, ma'am. तो निशांत जी, क्या आप कल चेयरमैनशिप करेंगे आफ्टरनून सेशन की? मैम कल किसी और को दे दीजिए मैम। ठीक है जी, सुभाष चंद्र जी को दे देती हूँ। सुभाष चंद्र जी हाँ दिखाई दे मैम, रहे हैं। सो मैम। फॉर आफ्टरनून सेशन सर, यू विल बी द चेयरमैन यस मैम। टुमारो। जी। यस मैम। गुड मॉर्निंग ज्योति मैम। गुड मॉर्निंग रघविंदर सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एंजल जूली जी। एंजल जूली जे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ये रहा मैडम हमारा लाइब्रेरी, RFID इक्विप्ड है मैडम। यस। आज ऑन ड्यूटी में है।
Actually, I'm not getting who is talking this time. राघवेंद्र मैडम। अच्छा, राघवेंद्र जी। So अच्छा, you are on लाइब्रेरी में। duty. हाँ मैडम, एनओसी दे दिए थे कल। जी। ये रिलीव का लेटर कल 22 तारीख को आया कि हेडक्वार्टर में रहना है, तो आ गया मैडम। So where are you? Just a minute, sir. Raghavendra sir, you हाँ are बोलिए not, you are not looking at the screen. मैडम, ये मेरा स्क्रीन है और Please मैं please share चेंज। your. आई हैव शेयर, मैंने अपना लाइब्रेरी का ये व्यू पे हूँ मैडम। ये मुझे नहीं दिखाई दिए सर आप ये अभी। देखिए मैडम, मैं दिख रहा हूँ नहीं सर। मैडम। क्या और नैनेश जी, क्या आपको राघवेंद्र जी दिख रहे हैं? हाँ मुझे दिख रहा है मैम मैम। दिख रहे हैं मैम। हाँ मैडम दिख रहे हो। दिख रहे हैं। मैम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं मैम, Yes, दिख रहे हैं मैडम मैम। शायद आपकी भी स्क्रीन शेयर होगी इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। No, ma'am, my screen is not shared. Yes, yes. क्योंकि Now I मैडम, can see you, Ravinder sir. क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है मैडम, महाराष्ट्र के नजदीक है, तेलंगाना के नजदीक है, आंध्र प्रदेश के नजदीक है। It's so big library, sir. हम अभी एक्सटेंड हो रहा है मैडम। Is it digitalized, sir? हाँ, डिजिटलाइजेशन तो पार्ट है मैडम लाइब्रेरी का। Very Very nice, good sir. morning to one and all. नमस्कार संगीता जी, नमस्कार नमस्कार राघवेंद्र जी। मैम। गुड बहुत मॉर्निंग मैम। सुंदर लाइब्रेरी है, मॉर्निंग मैम। बहुत ही गुड सुंदर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैडम। वेरी नाइस। वही आज थोड़ा सोचा मैडम, क्लास के साथ साथ ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैडम सारा लाइब्रेरी एसी से इक्विप्ड है। वेरी नाइस। यहाँ पे रेफरेंस सेक्शन है मैडम। ऐसे और इतनी ये सुंदर बॉल लाइब्रेरीज बनी होती है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, पर आजकल तो फुटफॉल बहुत कम हो गया है बच्चों का बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ऑल। और एआई टूल्स भी वो बहुत यूज करने लगे हैं। मेरे को ऐसा लगता है बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया है बुक्स को। तो आपके यहाँ पे क्या रहता है? मैडम, ट्रेंड शायद चेंज होने वाला मैडम बहुत जल्द, अच्छा। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैडम ये। हम्म। और ये जर्नल्स पिजन रैक है सबका। सोचा मैडम जब तक रिसोर्स पर्सन आए थोड़ा लाइब्रेरी का विजिट हो जाए, वर्चुअल विजिट। और यहाँ पे ब्राइल रिसोर्स है मैडम नीचे। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है सर आपकी, बहुत बड़ी भी है। धन्यवाद मैडम। ये ब्राइल रिसोर्सेस है मैडम। और अभी एग्जामिनेशन चल रहा है तो सारे बच्चे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मैडम। ये हमारा सर्कुलेशन काउंटर। और ये रहा आरएफआईडी टेक्नोलॉजी वाला गेट मैडम। और हम फ्लैप गेट्स भी इंस्टॉल किए मैडम। ये विजिटर्स के लिए। ये हमारा सर्कुलेशन सेक्शन सर। वेरी ब्यूटीफुल सर। ये लाइब्रेरियन का केबिन। और ये रीडिंग सेक्शन। वो आपका कैबिन था सर? वो मेरा कैबिन ऊपर है मैडम, अभी मुझे फिलहाल बुक बैंक दिया गया सेक्शन। ओके। और यहाँ पे होता है टेक्निकल प्रोसेसिंग। और एक सेक्शन है पढ़ाई का, सॉरी बुक्स का। और सारा एसी से इक्विप्ड है मैडम, वाईफाई एनेबल्ड। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है सर, और बच्चों की सीटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, कहीं भी बच्चा मैडम बैठ के। आराम से बैठ सकते हैं। और जी। एसी एसी नॉन स्टॉप चालू रहता है मैडम।
एंड सर क्लीन, नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छी है। ये हमारे स्टाफ के बदौलत है मैडम, जो राजू और ये हमारे डिप्टी का ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಕೀ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಳಗದ ಇಲ್ಲ ತೆಗಿ और ये एक अलग से सेक्शन और ये सेल्फ चेक इन चेकआउट कियोस्क मैडम 24/7 जब हम करेंगे, जब 24/7 हो गया तो बच्चे हो स्टाफ हो खुद ही मतलब बुक को चेकआउट कर सकते हैं या इशू करा सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं जी जी जी। और सारा एनेबल्ड है मैडम। ये अलग सा सेक्शन है रीडिंग का मैडम। हमने डिसिप्लिन को डिवाइड किया मैडम, उसके अकॉर्डिंगली सिटिंग का ये बना है और ये रहा शेल्फ गाइड मैडम। और स्टाफ Very- तो रहते हैं सर हेल्प करने के लिए। रुकिए मैडम, कॉन्फ्रेंस हॉल एक बता दें आपसे। सर इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद बैठ के पढ़ेंगे और आपका भी मन होगा इसमें आराम से आप पढ़ने का सर। मतलब और कंसंट्रेशन तो अपने आप बनेगी इसमें बैठ के। सबसे बड़ी बात है सर, रोशनी है, हर एक डेस्क पर रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब कोई लाइट की तो कोई विजन की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है इसमें। और ये सारा क्यूआर कोड से एनेबल्ड है मैडम, जो कुछ भी करना है क्यूआर कोड से, मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। और ये पार्किंग फैसिलिटी सामने ग्राउंड है मैडम, और नए डिस्प्ले यहाँ पे होते रहते हैं मैडम। सरस्वती जी के ऊपर ही है ये है, तो डिस्प्ले यूनिट है, कंटिन्यूअसली डिस्प्ले होते रहते हैं नए। वाह, ओपन हुआ क्या ये हॉल? सुबह सुबह नहीं फिर सुबह सुबह 2 से पेपर्स के यूजुअली हो जाते हैं मैडम। क्या बात है राघवेंद्र जी, आपके इधर सोलर रूफ है कि नहीं? हाँ है ना सर, वो हाँ, कैसे नहीं रहेगा इसलिए सर, 24/7 ऐसे चल रहा है। सोलर है सब। ग्रेट। हाँ, मैडम मुझे ये कहना था कि हॉल है अपना आप, सेमिनार हॉल। यस वाह, सर। अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी उनके क्या बोलते हैं ना, हम लोग नेटवर्किंग के लिए थोड़े डिटेल्स वगैरह शेयर हो जाते, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से क्या है, सो यस सर, कभी कभी पता डेफिनेटली। चल एरिया वाइज तो पता चल जाता है अपने को, तो भाई हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जी सर, अपडेट्स definitely सब I जो will जो भी है। share, I will share the Excel file of all the participants ये बाहर details प्रॉपर्टी काउंटर। after taking permission with Shefali ma'am. यस, I मतलब I I इससे I हमारा shall, नेटवर्क बन सकता है ना प्रॉपर। जी जी जी, I shall take the permission from her and then श्योर श्योर। I will send in the हाँ, group then sir. एक तो जुड़े रहने में मतलब आगे कंटिन्यूएशन में भी काम आएगा वो सब चीजें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थैंक यू। और तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का मैप है wow, it's beautiful sir. मैडम, कार्ड के थ्रू एक्सेस होता है, तो जो डिजिटल एंट्री हो जाती है और ये जेरॉक्स सेक्शन। आरओ का पानी का व्यवस्था। ठीक है सर, और बहुत लोगों को सेक्शन दे दिखा देता हूँ अभी। मेरा सेक्शन बुक बैंक। मैम दूसरा असाइनमेंट हमें कब तक मिलेगा? थैंक यू मैम। Very fine sir, very fine, very nice. ये Ma'am, मेरा second, very nice office sir. थैंक यू मैम।
I must say, Raghvendra sir, you are the very luckiest person. You have so nice office and good library, good arrangements, and everything. A good surroundings you have to work. थैंक यू मैम। ये फैसिलिटी सारे अपने स्टाफ अपने बच्चों के लिए मैडम, और जो कुछ भी सीखना होता है उन्हीं के लिए होता है मैडम। यहाँ पे मैं अपने आप को रिसर्च लाइब्रेरियन कहता हूँ मैडम। जब भी कोई फैकल्टी रिसर्च स्कॉलर कोई भी आता है, तो आप कुछ उसकी भी हेल्प करते रिलेटेड हैं। क्वेरी रहा तो मैं हेल्प कर देता हूँ मैडम। वेरी नाइस सर। वो तो हमें सर यहाँ ग्रुप में भी दिखाई दे रहा है, आप हेल्पिंग नेचर हैं। तो And आजकल क्या हो गया मैडम, बच्चों के पास सारा फैसिलिटी है मैडम। एज ए रिसोर्स पर्सन जाते हैं तो भी तभी पूछते हैं सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो दे देते हैं मैडम। जैसे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड का हो या फिर आर्टिकल का हो। तो आजकल क्या है मैडम, इंटरनेट फास्ट हो गया है, फ्री हो गया, एक्सेसिबल हो गया है। तो लाइब्रेरी नेट के लिए नहीं मैडम, कुछ अलग चाहने के लिए आते हैं। तो सर रिसोर्स पर्सन हैव जॉइंड अस। ठीक है। जी। राघवेंद्र जी, आज विश्व पुस्तक दिन है, आपने कुछ आयोजन किया है वहां पे? जैसे ऐसे कि सर सबको बहुत, टुडे इज वर्ल्ड बुक डे, 23rd of April, सर मैं अभी आया हूँ, देखना पड़ेगा सर। so special सर day today नहीं for you नहीं, also. आप लोगों के साथ है तो वर्ल्ड बुक डे हो गया सर। जो नॉलेजेबल पर्सन के साथ बैठते हैं तो उससे अच्छा तो वर्ल्ड डे हो ही नहीं सकता, वर्ल्ड बुक डे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सुपर्णा मैम। गुड मॉर्निंग देवश्री जी, हिमाली जी, ए स्कारलेट जी। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Sir have joined us. Good morning, sir. Welcome, sir, in the group. Good morning, ma'am. Namaskar. Sir, chairman for the today session is Dr. Nanesh Topiwala ji. Nanesh ji, please proceed. Nanesh ji. Yes, good morning, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Nanesh ji, your voice is not audible to us. Hello, Nanesh ji. Nanesh ji, please Hello. proceed. Please proceed, sir. Sir, your voice is not audible. Good morning, everyone. I am audible, madam? Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible. Good morning, everyone. On behalf of the Malaviya Mission Teacher Training Program, Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, Haryana, I want to welcome you all. It's my honor to introduce Dr. Sumanji, Professor of Commerce at Ramjas College, University of Delhi. He holds degree in MCom, MPhil, Cyber Law, and PhD. Dr. Sumanji has written over 130 research papers published in top journals and present his work at many national and international conferences. His research has appeared with well-known publishers like Springer, Sage, Elsevier, and in respected journals such as Benchmark and Asia Pacific Management Review. He has been invited to share his research by international bodies like the African Development Bank Kenya, ICFR UK, Macroberti Foundation Italy, and others. He has completed 5 research projects funding, including one, one funding by ICSSR. Dr. Suman writes
for top newspaper like the Financial Express and the Political Business Daily, and his work has been highlighted by Enterprise News Service USA. For his excellent work, he has received many awards like the Rastriya Vidya Saraswati Award, Rajiv Gandhi Excellence Award, Best Teacher of the Year, and the Faculty Achievement Award. He has also been named among world's top 10 authors since 2010. He has leading important academic program, given lectures in many universities in India and abroad. Is currently coordinator of Center of International Education at Ramjas College. His main area of MSME, e-business, IP rights, development issue, technology, laws, and economics. Thank you, sir, for joining us today. Thank you very much. Very good morning to all of you. It's my great pleasure to be part of this program. And today I'm going to discuss about the research publications, and the issue which on which I'm going to discuss about is, I will discuss about some important things which we should consider in the process of, writing a good quality research paper. Right? Basically, I will discuss about the review process, right? And then I will discuss about some of the parameters which we should consider in the process of selection of a good quality journals, right? And that if the time will permit, I will also discuss, some of the ways, different ways through which you can write the research paper, especially for the beginners, right? So let me start my presentation with you. And if you have any query, you can ask any point of time. You're free to ask any question. So I don't know that whether you are aware about this thing or not, that, first thing which we need to understand about the research paper writing, especially about the publication, is that nowadays you are not allowed to submit your paper via email, right? Especially for the Scopus, this is especially true in case of Scopus index journal. If any journal is Scopus indexed, if any journal is indexed in the Scopus, then you cannot submit your paper via email in that particular journal. If any journal which if the journal is claiming that the journal is indexed in the Scopus and ask you to submit your paper via email, it simply means that either the journal is predatory, fake, or cloned, right? So this is the first thing which you need to understand. And apart from this, there are many other things which you need to understand about the clone or predatory journal that I will also discuss later on. So then how to submit your paper in a journal? To submit your paper in a journal, you have to visit the website of that particular journal, and then you need to go to one particular section, that is the submit your article, submit your manuscript, and there you have to create your login ID and password, and then only after creating login ID and password, then only you can submit your paper. It takes approximately 1 to 2 hours to submit your paper. It is not so easy nowadays that you just attach your paper and then submit it via email. It is not possible, right? So let me share with you some interesting thing, which I hope that, I don't know that whether you are aware or not. If you are aware, then it is perfectly all right. And let me share this thing that. Check. Suppose you want to submit your paper in this particular journal, right? Then if you visit the website of this journal, you will not find any email ID anywhere, right? So it simply means that you cannot submit your paper by email, as I told you. Then what to do, how to submit your paper? Just go to this particular link, submit your paper. And here you need to create your login ID and password, as I told you, right? You need to create your login ID and password. Since my login ID, I have already created my login ID and password. So I have logged in now, and this is my profile, author's profile. Recently, I was submitted one manuscript in this journal, and you can see the status that assistant editor, editor-in-chief are not assigned, right? Awaiting administrative processing. It means that the journal is under processing. Journal is under administrative check process, right? So simply you cannot submit your paper. Then how to submit your paper, right? So you need to create your login. As I told you that you need to create your login ID and password. And not only this,
you have to create another ID that is very much required if you want to submit your paper in Scopus Index Journal. That is what we call the ORCID ID. I hope that you are very much aware about this. ORCID. ORCID ID. This is the ID which you have to create, right? So to create this ID, you can create it free of cost. Just visit the website in Google, just type ORCID. It is known as Open Resource Contributors ID. It is a unique ID, right? So if you have this ID, then what you can do is that you can associate your ID with that particular website, and automatically it will allow you to submit your paper, right? It help you to submit your paper in more than one journals, right? But not at the same time, but at the different times. But for that you need you will save your time as well, because if you want to submit your paper in, suppose you want to submit your paper in 5 different journals, for that you have to create, every time you have to create a separate login ID and password. But if you have this ORCID ID, then you can submit your paper only with the help of this ID in 5 different journals, right? So this is another important thing which you need to learn. Without ORCID ID, most of the journals nowadays don't accept your paper, right? They don't allow you, even they don't allow you to submit your paper. Simply you cannot submit your paper if you don't have ORCID ID, right? So I suggest you, if you have ORCID ID, then it is okay. And if you don't have, then create your ORCID ID. It is mandatory to submit your paper in any Scopus Index Journal, right? Okay, then coming to the next section, after submitting your paper in any journal, right? What happens with your paper? जब आप पेपर को एक बार किसी जर्नल में सबमिट करते हैं तो क्या होता है, right? Your paper has to pass through the 4 different stages, 3 important different stages before it published in any journal, right? There are 3 important stages which you need to understand, जिसको आप बोलते हैं review process, right? तो 3 stages होती है. The first stage is called initial screening. It is also known as desk screening. The second stage is called peer review process. The third stage is called post review process, right? So these are the 3 important stages in which your paper has to pass through if you want to publish your paper. अगर किसी भी स्टेज पे आपका पेपर रुक जाता है तो they will not publish your paper. तो this is the typical framework, और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस कि कैसे कोई पेपर जो होता है. दिस इज द टिपिकल प्रोसेस, राइट? कि आपका पेपर कैसे जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्क की. जब आप किसी पेपर को किसी जर्नल में सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आपका पेपर जाता है डेस्क पे. दिस इज नोन एज इनिशियल स्क्रीनिंग, एंड एट दिस स्टेज योर पेपर इज स्क्रीन बाय एडिटर, हैंडलिंग एडिटर, गेस्ट एडिटर, कमिश्निंग एडिटर, एसोसिएट एडिटर और असिस्टेंट एडिटर. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वेट कर रहे थे, अभी अंडर प्रोसेसिंग है. उन्होंने अभी कोई असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर मेरे पेपर के लिए उन्होंने अपॉइंट नहीं किया. जैसे ही वो अपॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे, दे विल go through my paper, but they will not go through complete paper. They will go through some of the basic things about my paper, right? Like first of all they will go through the title of my paper, कि पेपर का टाइटल क्या है, एंड वो टाइटल में क्या चेक करेंगे, whether the title of paper is within the aim and scope of the journal or not. If title of my paper is not within the aim and scope of the journal, immediately they will return my paper, or they will reject it by saying that your paper is, we cannot consider your paper for publication because your paper is not within the aim and scope of the journal, right? So this is the first thing which you need to consider, especially when you submit your paper. First of all, you need to check that whether the title of your paper is within the aim and scope of the journal in which you are targeting. If it is out of scope, right? तो देखिए scope एक बहुत ही समझने की चीज है. Scope का मतलब ये, suppose there is a journal of, एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मार्केटिंग, राइट? तो अब देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मार्केटिंग, right? This is not the journal of marketing. So you cannot submit your paper, any paper which is related with the marketing. अब देखिए, क्योंकि द टाइटल क्या है, जर्नल ऑफ इंटरैक्टिव मार्केटिंग, तो ये ऐसी मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करता है, पेपर पब्लिश करता है जिसमें इंटरेक्शन होता है. ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन हो या किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो, चाहे वो एआई के साथ इंटरेक्शन इंटरफेस हो, उसको पब्लिश करता है. नॉर्मली अगर आप कोई भी पेपर मार्केटिंग का भेजेंगे तो दे विल नॉट पब्लिश योर पेपर. जर्नल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन,
ठीक है, जर्नल ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है, जर्नल ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, ठीक है, इट इज आल्सो वेरी स्पेसिफिक जर्नल। तो आप जब कभी भी टाइटल के साथ मत जाइए कि मतलब इसका ब्रॉडली टाइटल ये है, तो आप पेपर को सबमिट करते हैं। सो आई सजेस्ट यू हाउ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एम एंड स्कोप ऑफ द जर्नल। Just visit the website of any journal, and every website gives this particular thing, that what is the aim and scope of the journal. Go to the overview section, and here everything is mentioned, aim and scope of the journal. So read carefully the aim and scope of the journal, and only after understanding the aim and scope of the journal, and if you are very much sure that your paper is within the aim and scope of the journal, then only you should submit your paper in that particular journal, or otherwise not. Okay. अगर आपका पेपर उनको लगता है कि आपका पेपर विद इन द एम एंड स्कोप है, देन दे विल गो थ्रू अनदर चेक, एंड दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते नहीं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव डन, हाउ यू हैव डन, एंड फॉर व्हाट पर्पस। इट मींस कि आपके व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस स्टडी, राइट? व्हाई यू आर डूइंग दिस स्टडी? यू कैन नॉट राइट ए रिसर्च पेपर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, there should be a novelty in your paper, कोई motivation होना चाहिए, कुछ reason होना चाहिए, there should be a research gap that you try to address this research gap, right? अगर आप simply लिखते हैं कि जैसे कि sometimes क्या करते हैं कि लोग पेपर में motivation देते हैं कि a load of work has been a load of study has been conducted on the similar topic in Rajasthan, but no study has been conducted in Haryana, so that's why मैंने हरियाणा को ले लिया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च गैप यू आर गोइंग टू ब्रिज विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च पेपर। पहली चीज वो देखते हैं कि आपके पेपर में कोई मोटिवेशन है या नहीं है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस यू कैन से। देन दे गो थ्रू दैट व्हाट टाइप ऑफ मैथोलॉजी और टूल्स एंड टेक्निक्स यू हैव अप्लाइड। क्या आपने जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो अप्लाई किए वो अप्रोप्रिएट हैं, वो सही हैं, क्या इस काम के लिए सूटेबल है? व्हाट इज द सैंपल साइज, हाउ यू हैव कलेक्टेड द डाटा, व्हाट इज योर पॉपुलेशन एरिया, and all that. And the last thing which they look in your paper is what are the important findings of your paper, and most important thing, what is the contribution of your research paper. Remember that most in high, if you want to publish your paper in high quality journal, then two things are very important. The first thing is the motivation behind your research, and the second thing is the contribution of your research. As I said that you cannot write a research paper just for the sake of writing. It is your personal venture. अगर आप लिखते, मान लीजिए आपको प्रमोशन के लिए जरूरत है पेपर की, आप कहते हैं हमने तो प्रमोशन के लिए लिख लिया, इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, एडिटर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने किस लिए लिखा। दे आर इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग, न्यू फाइंडिंग्स। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि आपने पेपर क्यों लिखा, इस पेपर से आप कैसे रिसर्च गैप को ब्रिज करेंगे, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टडी। एंड इफ देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी, देन दे विल नॉट पब्लिश योर पेपर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस as far as you know paper publication is concerned. जैसे कि आज के टाइम में in year 2025 it has become very difficult to publish your research paper in good quality journals, क्योंकि उनके पास इतना सारा सबमिशन है, इतने सबमिशन है, and most of the journals prefer to publish open research paper in open access form, right? Because they are in the business of publications, तो उनको काफी सारा उससे पैसा मिलता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो restricted access में पेपर होते हैं वो पब्लिश नहीं कर पाते। तो it is very difficult to publish research paper, so that's why you need to consider all these factors। ठीक है, क्योंकि अब यूजीसी केयर नहीं रहा, तो बहुत सारी जगह पे स्कोपस को मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे ऐसा कहा गया कि यूजीसी अब नहीं है तो यू कैन पब्लिश योर पेपर एनीवेयर। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको आने वाले टाइम में होगा ये कि Scopus आपके लिए मैंडेटरी होगा, राइट? एंड टू राइट ए रिसर्च पेपर इन Scopus इंडेक्स जर्नल यू नीड टू कंसीडर ऑल दिस फैक्टर। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगर मान लीजिए उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, आपका जो सब कुछ ठीक है आपके पेपर में, जैसे मैंने बताया जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है सब कुछ है, देन वो आपके पेपर की तीसरी स्टेज पे जाते हैं, तीसरी चीज चेक करेंगे और उसको बोलते हैं आप प्लैगियरिज्म रिपोर्ट। दे विल टेक द प्लैगियरिज्म रिपोर्ट ऑफ योर पेपर।
ठीक है। प्लैगियरिज्म रिपोर्ट, प्लैगियरिज्म रिपोर्ट में क्या होता है, प्लैगियरिज्म शुड नॉट बी मोर देन 15%, राइट। प्लैगियरिज्म शुड नॉट बी मोर देन 15%। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एक पेपर की प्लैगियरिज्म रिपोर्ट है, ठीक है। I have taken this report with the help of Turnitin software, ठीक है। तो plagiarism is within the limit, it is 10%, right? So it should not be more than 15% for high quality journals. Suppose A star, A category or SSCI index journal, it is up to 10%. It should not be more than 10%, right? तो अगर 15% तक है तो चल जाता, मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा है तो ये नहीं चलता। प्लैगियरिज्म इज विद इन द लिमिट, तो इसमें क्या कोई बताएगा मुझे, इस रिपोर्ट जो आपको विजिबल है इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लैगियरिज्म इज विद इन द 10%, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रिपोर्ट? यस, एनीवन बताइए, इसमें रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है? सर ये कभी कभी साइटेशन को भी प्लेजरिज्म ले लेता है। और बताइए। Sir, maybe because the internet sources are 9%. ओके, और बताइए। इन सब चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए, 9% इंटरनेट सोर्सेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आर ऑनलाइन, तो नेचुरली जो सोर्सेज होंगे हमारे इंटरनेट से ही आएंगे। आज के टाइम में हार्ड पेपर तो होते नहीं हमारे पास, प्रिंट फॉर्म में तो आते नहीं है, तो हमारे पास यही होगा, तो इंटरनेट सोर्सेज होंगे, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो ये 9% पब्लिकेशन है, 6% ये जितना भी है ये स्क्रीन पे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जस्ट लुक एट दिस 2%। याद रखिए, प्लैगियरिज्म, इवन इफ द प्लैगियरिज्म इज 3% फ्रॉम वन सोर्स, इट शुड नॉट बी मोर देन 1%। याद रखिए जी, फ्रॉम वन सोर्स इट शुड नॉट बी मोर देन, इन फैक्ट इट शुड बी लेस देन 1%, ठीक है। हर किसी उसमें लेस देन 1%। अगर मान लीजिए आपने एक पेपर लिया और पेपर में 2% प्लैगियरिज्म आया है, और 2% प्लैगियरिज्म एक ही सोर्स से आया है, तो भी आपके ऊपर प्लैगियरिज्म का लगेगा, आपके पेपर को पब्लिश नहीं किया जाएगा। फ्रॉम वन सोर्स इट कैन नॉट बी मोर देन 1%। तो आपको कैसे दिखना चाहिए, हर कोई आपका सोर्स कैसे दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, आप लेस देन 1%। किसी भी केस में मोर देन और इक्वल टू 1% नहीं होना चाहिए। ऑलवेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इट शुड बी लेस देन 1%, एंड एग्रीगेट इट शुड नॉट बी मोर देन 10% और 15%, राइट। इफ इट इज विद इन द लिमिट, तो वो एक और टेस्ट लेते हैं आपके पेपर का, और जिसको बोलते हैं AI कंटेंट रिपोर्ट टेस्ट, ठीक है। AI कंटेंट रिपोर्ट, ठीक है। आज के टाइम में आपने देखा ही होगा, इंटरनेट इज फ्लडेड विद सच टाइप ऑफ वीडियोस दैट हाउ टू राइट रिसर्च पेपर विद AI टूल्स, ठीक है। लोग वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा कि सब चला ही हुआ, और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि पेपर लिखते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेपर मेरे पास आते भी रिव्यू के लिए, कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सर आप देख लीजिए, तो उनको लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ से लिखा है। भाई आप इंटरनेट यूज थोड़ी करते हैं, आप AI यूज थोड़ी करते हैं, सभी AI यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट राइट ए रिसर्च पेपर विद द हेल्प ऑफ AI, राइट, बिकॉज एवरी एडिटर हैज टू टेक AI कंटेंट रिपोर्ट, and if AI content report is more than 20%, then immediately they will reject your research paper. This is the AI content report. देखिए आप कमाल की चीज देखिएगा, plagiarism was 10%, Turnitin plagiarism. For the same paper, I have taken AI content report and just look at the AI content report. It is full of AI content, right? And overall AI content of this paper is 72%. 72%, जबकि प्लेगरिज्म क्या दिखा रहा है 10%। आप अगर प्लेगरिज्म रिपोर्ट लेते हैं और पेपर को सबमिट करते हैं तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। यू हैव आल्सो हैव टू चेक
AI content report and it should not be more than 20%. If it is within the limit, अगर ये 20% ही रहती है, तो याद रखिए आपके पेपर की कोई AI रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि AI है कि 20% सिमिलरिटी हो सकती है. If it is 21%, then AI will generate a report. That AI content report is 21%, right? So you need to bring it down to the 20%. So I suggest you, I recommend you, I urge you not to use AI tools for the purpose of paper writing. अब आप ये कहेंगे कि हम इसको रीराइट कर देंगे. हाँ, मैं लेता हूँ क्वेश्चन. आप कहेंगे हम इसको रीराइट कर देंगे. आप कितना ही AI कंटेंट को रीराइट कर लीजिए, वो रीराइट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो कंटेक्स्ट को भी समझता है, क्योंकि आप डील कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ. ठीक है, जैसे कि आजकल एक इमेज ही चली हुई है, मैं खैर किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूं तो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है. मेरे ख्याल से कुछ इमेज है जैसे जीबी घीबी क्या बोलते हैं उसको, आपकी पिक्चर की ऐसी बना देते हैं इमेज. हाँ, गिबली सर, गिबली. हाँ, जो चली हुई इमेज. तो अब उसका क्या है, इंटरनेट कैन कन्वर्ट द सेम इमेज इनटू ओरिजिनल इमेज. तो अगर आप पेपर को रीराइट करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, रीराइट करते हैं, इवन देन AI कंटेंट रिमूव नहीं होगा. सो आई सजेस्ट यू डोंट use AI software for the purpose of paper writing. Use it, of course, you should use it AI, but as a reference. आप उससे सीखिए, उससे सीख सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उससे लिख सकते हैं, लेकिन उससे कॉपी करके कुछ भी मत लिखिए. Yes, what is your question? Yes, ma'am. Sir, I was asking that, say I take some content from AI and I edit it in my own words and own way and edit some content also. I mean, I don't copy and paste, but I rewrite it with my own words. Then also it will detect. No, exactly, it will not detect, but some part will detect. Some part, where the context will match, definitely that particular part will be detected. जैसे कि मान लीजिए आपने कहा India is the fastest growing economy of the world. अब आपने उसको rewrite कर दिया. Now you are using that India is one of the fastest growing economy of the world. You have added some word that India is one of the fastest growing economies of the world, right? After China, after like this, then some part will be detected. Not the complete part will be detected. Of course, you can this is the right way, in fact, that use AI and then write it in your own language, and if there is some AI content is there, then you can rewrite. And another problem with the AI content is that if you use AI, then AI always produce wrong referencing and wrong citations. This is the another problem with the AI. जैसे कि वो क्या करता है, साइट करेगा, मान लीजिए उसने एक ऑथर को साइट किया ए को, ठीक है, A 2024 उसने साइट किया. अब वो क्या करेगा, नेम लेगा ए का, ईयर किसी और का लेगा, पेपर किसी और जर्नल से लेगा, जर्नल का नेम कोई और होगा, वॉल्यूम नंबर कोई और होगा, पेज नंबर कोई और होगा, पूरा का पूरा जो आपका रेफरेंस है वो गलत होगा. ठीक है. एंड अगेन रिमेंबर दैट यू कैन नॉट यूज रॉन्ग साइटेशंस, इट इज अनएथिकल. ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते. अगर एडिटर को पता लगता है कि आपने रॉन्ग साइटेशंस की हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. तो अनदर प्रॉब्लम विद यूजिंग एआई इज दैट ऑफ कोर्स आज के टाइम में आपने देखा होगा साइटेशंस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पेपर राइटिंग. अगर आप सही साइटेशंस नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप एआई से लेते तो साइटेशंस आपको गलत मिली, अब आप सही साइटेशंस कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपको एक एक चीज गूगल में डालनी पड़ेगी कि ये किस स्टडी के रिजल्ट्स हैं. आप ऐसा कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ज्यादा अच्छा है आप एआई से जो कंटेंट उसको पढ़िए, उससे सीखिए और अपने उसमें लिखने की कोशिश कीजिए. यस Sir, another query I have that other than Turnitin, is there any other free software from where we can check initially for the percentage of AI content and alter it ourselves? No, only Turnitin is acceptable. Of No, course, sir, there are many other our software which you can use. I don't know about these software, but only they use Turnitin. They use Turnitin, so there is no point of discussing that which software, another software we should use, right? Because they are using Turnitin, that's why we should also use Turnitin, right?
And that's why Turnitin has become a very popular software, because all the publishers are using Turnitin. That's why we are also forced to use Turnitin, right? It is not the choice, it is the compulsion to use Turnitin software, right? So you should use Turnitin, and in the Turnitin premium software, you can take AI report very easily. And of course, we should use Turnitin because it is one of the best software. Of course, there is another software. The name of the software is IThenticate, I think, right? You can also use, some journal use IThenticate, but after, you know, because they need to take the plagiarism report also, now most of the journals have shifted from IThenticate to Turnitin software. But sir, it's paid and needs subscription. Otherwise, we cannot access it. That's a problem for us. Yes, it is a paid software, of course. Yes. So you can take the help of, you know, your friend, because, you know, in most of the university they have subscribed premium version, right? So you can take the help of someone, right? जैसे कि देखिए, हमेशा रिसर्च में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी थोड़ी सी टीम बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आज आप यहाँ पर हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आप बात कीजिए, जानिए एक दूसरे को कि किसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मान लीजिए आप में से कोई कहता है कि हमारे पास सभी जर्नल्स का एक्सेस है, ठीक है, आई कैन एक्सेस एनी जर्नल, आई कैन एक्सेस जर्नल ऑफ ऑक्सफोर्ड, एल्जेवियर, टेलर, फ्रांसिस, कैम्ब्रिज। तो अब बस आप नोट कर लीजिए कि इसके पास एक्सेस है। किसी ने कहा कि हमारे पास सभी तरह का डेटाबेस अवेलेबल है, फिर आप नोट कर लीजिए कि इनके पास डेटाबेस अवेलेबल है। फिर किसी ने कहा कि मेरे पास प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, आप अब आपको जो भी चाहिए आपस में आप बात कीजिए, फोन कीजिए, मेल कीजिए और उनसे हेल्प लीजिए। आपस में हम सब ये ऐसे करते हैं, ठीक है। कितने लोग मुझसे रिपोर्ट लेते हैं, कितने लोग मुझसे पेपर निकलवाते हैं, कितने लोग डाटा सेट लेते हैं, तो हम आपस में हेल्प करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम इंडिया में, हमारे पास सभी रिसोर्सेज नहीं हो सकते। दैट्स वाई नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। काफी पॉपुलर चीज चली हुई टर्म रिसोर्स शेयरिंग, कि आपके पास जो रिसोर्स हैं आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन तो लग ही चुका है, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस हो तो लग ही चुके हैं, तो क्यों ना इस रिसोर्स को दूसरों में आप डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब भले ही उनको लॉगिन आईडी मत दीजिए आप, लेकिन उनको जरूरत है तो आप उनकी जरूरत की चीजें निकाल के दीजिए। सो दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू व्हिच यू कैन एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सर एक कुछ पूछना चाहता हूं मैं जी। हाँ सर, ज्यादा इसके बारे में यूज नहीं करता हूँ एआई वगैरह, लेकिन अभी हाल में मुझे एक जानकारी मिली, उसको शेयर करना चाहता हूँ। जो है कि एआई के माध्यम से हम जो कंटेंट जनरेट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है स्टिल्थ राइटर जो है, उस पे उस जो जनरेट हुआ है मटेरियल, उसको हम उस साइट में डाल देते हैं, तो एआई जो मटेरियल है वो ह्यूमनाइज हो जाता है। अभी कितना सही है, मैंने कुछ थोड़ा सा किया, पूरा नहीं कर पाया जो है। तो मतलब ये जैसे कि ये फ्रॉड ही समझिए जो है, मैं समझता हूँ कि आप जो है रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप दूसरी साइट पे जाके उसको ह्यूमनाइज करके जो है आप शो करेंगे कि मेरा है। तो सर आप इसको भी देखिएगा थोड़ा से, स्टिल्थ राइटर वो बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए व्हाई दे आर नॉट कंसीडरिंग। देखिए आज के टाइम में अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आर हैविंग देयर एआई कंटेंट पॉलिसी, कि इफ यू आर यूजिंग एआई सॉफ्टवेयर, एआई टूल, तो उनकी पॉलिसी है। दे आर नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट यूज। कोई भी जर्नल ऐसा नहीं कहता आप यूज नहीं करना, लेकिन देखिए बात ये कि अगर आप सब कुछ एआई ही कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, देन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। Let me tell you one thing, that authorship is assigned on what basis? Authorship is assigned only on the basis of your contribution. If AI is helping you, then what is your contribution? Then आप AI को ही contribute कर दीजिए ना, AI को ही author बनाइए। आपका जब contribution ही नहीं है तो आपका कोई मतलब रोल ही नहीं है वहां पर, तो आप ऑथर हो ही नहीं सकते उस पेपर के। तो देखिए आप किसी भी तरह से आप उसको रीराइट कीजिए, पैराफ्रेज कीजिए, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाके रीराइट कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कॉपी का मतलब कॉपी ही है और ये डिटेक्टेबल है। और जो रीडर्स होते हैं, देखिए जो एडिटर होते हैं ना, आपको मैं बताता हूँ एडिटर क्या। देखिए एडिटर कौन होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एडिटर ऐसे लोग होते हैं जो एक ही फील्ड के पेपर्स दिन में 10-10 पेपर पढ़ते हैं, 10-10 पेपर्स पढ़ते हैं। उनको एक एक लाइन में पता होता है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये किसकी स्टडी के रिजल्ट्स हैं। तो जैसे ही उनके पास पेपर जाता है ना, आप एआई यूज कीजिए, दुनिया की कोई भी चीज यूज कीजिए, वो देखते ही बता देते हैं कि ये तुम्हारा काम है ही नहीं।
वो इतना डीप में भी नहीं जाती कि एआई है या नहीं है, वो तो बस ये कहते हैं इट इज नॉट योर वर्क, वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिश इट बिकॉज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन दिस ऑफ दिस स्टडी, राइट। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, ओरिजिनल काम करने की कोशिश कीजिए, इनकी हेल्प लीजिए, लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेंट मत बनिए, ठीक है। जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू एज सर। फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न की कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या हो रहा है, आई एम नॉट ए वेरी टेक्नोलॉजी सेविंग पर्सन, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, मतलब मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ, ट्विटर पे भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो मुझे इतना सब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अपनी फील्ड में मुझे क्या करना है, और इसलिए मैं एआई यूज करता हूँ। कभी कभी हम किसी चीज को चेक करने के लिए हम उसको यूज करते, वी नेवर यूज एआई फॉर द पर्पज ऑफ पेपर राइटिंग, कभी उसको यूज नहीं करते। कभी कभार हमें यूज करना होता है, जैसे कि कभी किसी ने कहा, रिव्यूअर ने कहा कि इसके बारे में हमें बताइए, हाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज इसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था, देन वी टेक द हेल्प ऑफ एआई कि भाई बताइए क्या है, ये क्या चीज है, फिर उसमें से हम कुछ निकालते हैं, समझते हुए फिर अपना कुछ डेवलप करके उस पर काम करते हैं। दिस इज हाउ यू शुड यूज एआई, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ पेपर राइटिंग। थैंक यू सर। Okay, welcome. There is another question that, sir, there are paper Paul, Jenny and Sky Hub. These are more accepted AI software universities like Harvard, Stanford University. You are requested kindly explain regarding this. Okay, interesting question है पेपर पॉल। पेपर पॉल क्या होता है? पेपर पॉल के दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज आप ये एक तरह से पेपर पॉल है ग्रामरली। ग्रामरली एक पूरा वैसा सॉफ्टवेयर है जो ग्रामर को ठीक करता है। एज फार एज ग्रामरली इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग ग्रामरली सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज फार एज पेपर पॉल इज कंसर्न, यू कैन यूज पेपर पॉल, लेकिन एक टू सम एक्सटेंड। जैसे कि पेपर पॉल में आप क्या करेंगे, आपने एक पैराग्राफ लिखा, अब आपको लगता है कि ये पैराग्राफ कुछ ज्यादा, जैसे आपने एक बहुत ही नॉर्मल वे में लिख दिया, अब आप इसको चाहते हैं थोड़ा एकेडमिक फ्लेवर इसको मिले, एकेडमिक सेंस इसमें डेवलप हो, तो उसमें ऑप्शंस होंगे कि काइंडली रीराइट इट इन एकेडमिक वे, तो उसको रीराइट कर देगा एकेडमिक, थोड़ा सा उसको डेवलप कर देगा वो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे पेपर पॉल को कि काइंडली रीराइट इट एंड एलोबरेट इट और एक्सप्लेन इट, तो क्या करेगा वो, ये सब चीजें कहां से लेगा, देन वो लिंक हो जाएगा एआई के साथ, और एआई के साथ लिंक होके देन जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा वो सभी रिजल्ट्स एआई कंटेंट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगे, याद रखिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज पेपर पॉल और अदर सॉफ्टवेयर। ऑफकोर्स सभी कुछ एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी चीजें एक्सेप्टेबल सभी कुछ है, लेकिन एक लिमिट तक, कोई मना नहीं करेगा उनको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप चैट जीपीटी से कुछ हो करके किसी पेपर में पब्लिश कर रहे हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जर्नल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जर्नल है, वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपने वहां से लिया, इफ इट इज विद इन द लिमिट देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो लिमिट से बाहर है तो देयर इज नो पॉइंट कि चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वो नहीं करती। अच्छा, एज फार एज यूनिवर्सिटी इज कंसर्न की वो अलाउ करती है, वो अलाउ इस सेंस में करती है कि यू कैन यूज बट यू कैन यूज, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट यू कैन यूज, लेकिन आप यूज किस ढंग से करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Okay, someone wants to share experience about the plagiarism report. Okay, please be quick. Yes, बताइए। Sir, we had signed a paper in a very prestigious journal. I would refrain to name the journal. Okay. And then they had some suggestions, and we made changes accordingly. Okay. When we resent it, they again replied that 100% plagiarism is found. Now, it was not copied from anywhere, but we found that for the first time when we had sent it, they had checked the plagiarism, and because our paper was already there in their software, again when it was referring, they were referring that I have copied from my own paper. Both were the same papers actually. So they rejected our paper saying that it is plagiarized. Okay. Okay. अब मैं आपको बताता हूँ या पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्या ये आपका ज्वाइंट पेपर था या सिंगल ऑथर पेपर था? इट वाज योर ज्वाइंट वर्क? it was a joint paper, sir.
ज्वाइंट 3 पेपर। राइटर्स होता है। तो देखिए होता क्या है, ज्वाइंट पेपर की प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ, रीसेंट एक्सपीरियंस में आपका शेयर करता हूँ। ऐसे ही जैसे कि हम लोगों की टीम होती है, जैसे कि क्योंकि हम लोग बिजी होते हैं आज, मतलब जैसा पहले टाइम होता था, आई यूज्ड टू राइट ओनली सिंगल ऑथर पेपर, लेकिन अब टाइम नहीं होता तो हम टीम में काम करते हैं। तो एक हमारा नया टीम मेंबर बना, वो काफी टाइम से कह रहा था कि सर आप हमें भी लीजिए, काम करेंगे आपके साथ। तो हमने कहा कि ठीक है। देन मैंने एक पेपर डेवलप किया और उसको कहा कि आप इस पे ना थोड़ा सा ये काम करके दीजिए मुझे। उसने क्या किया, उसने उस पूरे पेपर को चैट जीपीटी पे एआई पे डाल दिया और उससे जो भी मैंने कहा तो करके दे दिया। अब जैसे ही मेरे पास वो पेपर आया, तो मैंने उस पेपर को जब फाइनल सबमिट करते हैं तो हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद हमने कहा, रिपोर्ट देखा तो हमने कहा ये तो पूरा का पूरा 100% एआई कंटेंट रिपोर्ट है, और मतलब ये कहाँ से आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जितने भी हमारे पुराने होते हम सबको तो पता हमें यूज नहीं करना, तो एक ही नया था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम ईमानदारी से बताओ कि आपने किया क्या। तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं सर, मैंने कोई उसको यूज नहीं किया सर। लेकिन फिर बाद में उसने माना कि सर मेरे से गलती हो गई और मैंने यूज किया। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग ही उस पेपर को अच्छा बनाने के लिए नोइंगली और अननोइंगली इस तरह की चीजें कर देते हैं। देखिए प्लेगरिज्म इज ए सॉफ्टवेयर, वो अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। देखिए अपने आप इंसान कुछ कर सकता, सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जरूर कोई ना कोई वो कंटेंट वहां पर किसी ने डाला होगा, दैट्स वाई वो आया, चाहे वो नोइंगली हो चाहे वो अननोइंगली हो, ठीक है। या हो सकता है कि इफ इट इज द पार्ट ऑफ योर पीएचडी थीसिस, अगर ये पीएचडी थीसिस का पार्ट होता, तो कई बार क्या होता है कि पीएचडी थीसिस शोध गंगा पे जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मेजर पोर्शन होता है उसको वो कॉपी कर लेता वहां से और मैच कर देता और सिमिलरिटी इंडेक्स में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी लेकिन एक तरीका होता है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप लिख सकते हैं कि दिस पेपर, जब भी आप कोई पीएचडी थीसिस का पेपर सबमिट करें या किसी प्रोजेक्ट का पेपर सबमिट करें जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन है, देन यू शुड एक्नॉलेज दैट दिस पेपर इज द पार्ट ऑफ पीएचडी थीसिस और दिस पेपर इज द पार्ट ऑफ पीएचडी वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। Sir, I have a ठीक है, ये question. हमारा प्रोजेक्ट वर्क है और इसके ऊपर हमने वो किया है। तो डेफिनेटली Sir? कंटेंट किसी न किसी तरह से वहां पर गया होगा, तभी वहां पर ये सब हुआ होगा। तो इसीलिए बिफोर सबमिटिंग योर पेपर इन एनी जर्नल, जस्ट टेक द प्लेगरिज्म रिपोर्ट एंड मेक श्योर, और सभी को कम्युनिकेट कर दीजिए, अपने जितने भी टीम मेंबर हैं, कि नॉट टू यूज एआई फॉर द पर्पज ऑफ पेपर राइटिंग। क्योंकि कई Sir, बार I क्या have a होता है question. कि और कई बार क्या होता है, हम में से कोई ज्यादा स्मार्ट बन जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, किसी को क्या पता लगना है, मैं कर दूंगा, इसको आएगा ही नहीं, इनको पता नहीं ये सब चीजें। लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी गलत नहीं आपको रिजल्ट देगा, वो हमेशा आपको ठीक ही देगा, ठीक है। Sir, excuse me. Sir, जी sir, it's a जी humble request. Can you please communicate in English? ओके Sir, I have a question. यस If you permit me, so that I can ask. ओके Sir, one question is there that as you are rightly said that there should not be massive use of AI, so that the critical thinking and scientific approach should be there while writing any research work and any research article. So in this case, now as you told me the paper pal regarding that, most of the university like Stanford, Harvard, and many of international renowned universities are accepting these because these are AI generated software, and they are generating that science typo IS, and there are n number of Jenny, there are n number of software which are widely accepted by the universities also. Now, my question is that in such case where technology is moving so fast, and but what you said, I 100% agree, because until and unless human being cannot use their brain or cannot use a critical thinking by his own brain, he cannot understand or learn things. So that is very natural. But when the person using technology with the help of these technology, he's using brain, he's using his alternative machines. So that alternative machine never create critical thinking among the human being. So what happening? There is a contradiction between machine and human being.
is Okay, rising. this is the So- point, a long discussion, so I don't want to go in the deep. So I just want to say that we need to create a right balance. We need to strike the right balance between technology and, human brain, right? जैसे कि No, मैंने but बताया what कि happened? we should use, of course, technology is not there to replace manpower, right? Technology is just to assist the manpower, right? If you are using technology for the purpose of paper writing, it means that you are going to replace the authors, right? Yes, you are rightly You said. should But take- another question you was should that, you should suppose if take- I write in any vernacular language, suppose I am writing in any vernacular language like Marathi or in Hindi, so should it detect that the No, it which will I have? not be detected. No. It will Yes, not be that is why detected. the No, my it will- recently it will happened one not be thing. detected. One of Even my it will friend. not be detected by the plagiarism software, because all these software works on the basis of content. They have data. They have data storage, and on the basis of they generate the report. If data is not there, then they will not generate any kind of report. So if you're talking about any particular kind of language like Marathi, Bengali, or any other language, so no plagiarism report will be generated. Okay, sir. Okay, understood. Understood. If it Thank will you, be sir. generated, then it will be very limited, kind of percentage, like 10%, 5%, 2%, right? And there is no software through which you can generate, because they are in the business of they basically they are all companies, right? Trinitin, Authenticate, and all these are companies, right? So they have developed these software just to earn money, right? So of course they are fulfilling our purpose, but their main, that's why they are targeting the English speaking population or English writing populations, right? Because most of the contents are available only in the English language, right? So this is how we should use AI. It is a point of discussion. So I don't know, because I have so many other things to discuss. So maybe I have not addressed your question properly, but okay. Shall I? But we have to strike the right balance, between technology and between people. Yeah, this is the required time, right? Like someone just said that kindly speak in Hindi, speak in English, because I need to strike the right balance between the people, because I know that there are many people who can understand English, but at the same time I need to consider that there are some people who are not very comfortable in English language. So I need to create the right balance, right? So this is how we should use, right? Similar in the classroom, we have to use both the languages, right? Sometimes we have to speak more in English, sometimes we have to speak less in English, so this is how we should use it, and we always need to create balance in the life, and similarly with the technology also, right? Okay. Sir. Hello. Yes. Am I audible? Hello. Yes, you are audible. Is that in Apple? Can we just fix grammar issues or like paraphrase text? Yes, of course, simply you can use Grammarly. Of course, Grammarly. Yes, I understand what you are saying. You can use Grammarly. As far as Grammarly is concerned, there is no problem with the Grammarly. You can use, right? Grammarly you can use, because Grammarly is a different kind of software. It is not AI enabled software, right? It is a different kind of software. In paper in the Paperpal itself there is fixing grammar issues, and I mean in the software Paperpal software itself there is fixing grammar issues or paraphrasing text. Can we use that? Yes, in Paperpal also you can use it, but don't ask Paperpal to rewrite it completely and elaborate it and make discussion more elaborative and more insightful. Don't ask Paperpal to do this thing, otherwise AI content report will be generated. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Just ask Paperpal to fix grammar problem, or make it more academic taste, or such type of thing. You can do it, right? Okay, so many people want to ask questions, but I have so many things to discuss. So kindly write your question in the chat box, right? And I will take whenever I have time, and because I have to discuss so many other things, right? Because still I am on the first part of my presentation. So okay, so if all these things are okay, like plugin report is perfect, AI content report is okay, and your abstract content, everything is okay, and your paper is within the aim and scope of the journal, then they generally pass this screening, and this is called desk clearance.
and you will get a mail from some journal, write such type of mail that we are very happy to inform you that your paper has passed initial screening and now we are sending it for the review, right? So this is called review process. Second stage is called review process, and in the review process paper are generally evaluated by the external reviewers, right? In initial stages, paper are generally reviewed by the editor, handling editor, commissioning editor, or guest editor. But at the second stage, papers are always evaluated by the external reviewers, and they can use single blind review process and double blind review process. Single blind review process means that only your name will be displayed to all the reviewers, right? It means that reviewer can identify that who is author, from which university he or she belongs to, right? What is the designation or affiliation of the authors, right? Everything. But in case of double blind review process, such type of information is not provided to the reviewer, and most of the journal prefer to use double blind review process just to maintain the transparency in the review process. Because if you have access of such type of information, that who is the author of paper, which country he belongs to, what is the designation, what is the affiliation, then you may be biased, the reviewer may be biased. So to eliminate such type of problem, to eliminate such type of biasness, or to maintain transparency in the review process, they prefer to use double blind review process. And this is what the meaning of double blind or double blind anonymous review process, right? Okay. Now your paper is generally evaluated by 3 reviewers, 5 reviewers, 7 reviewers, and 9 reviewers. Editor prefer to select odd number of reviewers, right? Because why they prefer to take odd number of reviewers? Because they prefer to take odd number of reviewers because editor cannot make any decision on your paper by himself or herself. They are totally dependent on the decision of the reviewers, right? If most of the reviewers are suggesting or recommending that the paper is good and you should publish it, the editor will decide to publish it. If most of the reviewers are saying that the paper is not of good quality and they recommend not to publish it, then the editor will decide not to publish it, right? So editor by themselves cannot make any decision on your paper, right? So to make their decision process easy, they prefer to select odd number of reviewers. Like out of 3 reviewers, 2 reviewers are saying that the paper should be rejected, and 1 reviewer is saying that the paper should be accepted, then he will reject the research paper, right? If 2 reviewers are saying that paper should be accepted, 1 reviewer is saying that major revision or minor revision, then he will offer the revision. 3 types of decisions यहाँ पर दिए जाते हैं, 3 decisions दिए जाते हैं. Okay, so this is typical review process जो follow होता है, and reviewer can offer you multiple review opportunities, right? So now after review process, 3 stage में आपका paper जाता है. Now all the reviewers will submit their review report to the editor, and now editor will make or take a decision on your paper, right? On the basis of the review report, editor will decide to publish or not to publish your research paper. At this stage, 3 types of decisions are taken by the review editor. The first is to accept your paper in the present form. The chances of this is almost 0%, right? Less than 1%. In exceptional circumstances, they will accept your paper, that your paper is perfect. It is perfect to publish in the present form and no need of revision, right? ये बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है? Second, chances जिसके ज्यादा probability बनती है, more than 80% chances are that they will offer revision on your paper. Sorry, maximum chances are that they will reject your research paper. More than 80% papers are rejected at this stage, right? More than 80% papers are rejected at this stage. 20% chances are that they will offer you the revision, right? In the light of review comments, the editor will ask you to revise your manuscript. The editor can repeat this process 1 time, 2 times, 3 times, or 4 times, right? This is what we call revision 1, revision 2, revision 3, and revision 4.
राइट आपको एक से ज्यादा बार रिवीजन करना पड़ सकता है एंड रिमेंबर दैट योर पेपर कैन बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज। जैसे कि आपने एक रिवीजन कर दी तो आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। They can reject your paper even after first revision, after second revision, after third revision and even after fourth revision। बस इतना आप सोचिए कि जैसे जैसे आप ज्यादा रिवीजन करते जाएंगे the chances or the probability of acceptance will become high। रिजेक्शन की प्रोसेस से दूर हो जाएंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 100% सेफ होंगे। So revision doesn't mean, they don't assure you, nowadays they also write that revision doesn't mean that we assure you that we will publish your paper. The acceptance of your paper depends on the comments which you are going to address, right? If all the reviewers are satisfied with your revision, then only your paper will be accepted, otherwise we will not accept your paper। I have seen that लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं इवन आफ्टर थर्ड रिवीजन एंड इवन आफ्टर फोर्थ रिवीजन। ठीक है, तो रिजेक्शन कभी भी हो सकता है। व्हाई so much rejection is there, right? At the first stage rejection rate is more than 80%, 85%. At the second stage it is again 80%, more than 85%, 90% sometimes। Why so much rejections are there? Because paper selection is basically a rejection process। जब हम रिव्यू करते हैं तो हम ये नहीं देखते व्हाट इज गुड इन दिस पेपर, हम ये देखते हैं कि क्या बुरा है। और जब हम उन बुरी चीजों को देखते हैं कि एक प्रॉब्लम